जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है एसीपी को लेकर और एमएससीपी को लेकर। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पेंशनर्स को बताया था कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है एमएससीपी लेने के लिए, एसीपी लेने के लिए, मतलब अगर रिकॉर्ड मना कर रहा है, तो आप फिर हमसे कांटेक्ट करिए, फिर हम ऐसे पेंशनर्स को एसीपी एमएससीपी दिलवाएंगे। तो दोस्तों, कुछ पेंशनर के मेरे पास कमेंट आए हैं जिनको रिकॉर्ड ने मना कर दिया था कि एसीपी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन दोस्तों उसके बेस पर हम उनकी कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि हमने पेंशनर को बताया कि एक बार आप फिर से सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालिए। ऐसे दोस्तों कुछ नए पेंशनर्स हैं जिनको एसीपी नहीं मिली, लेकिन वो एलिजिबल हैं एसीपी लेने के लिए। तो दोस्तों एक बार फिर से पेंशनर कार्रवाई करेंगे सीपी ग्राम में एसीपी लेने के लिए। पहले मैं आपको इनका थोड़ा बहुत केस समझा देता हूं। दोस्तों, ये पेंशनर्स थे जो रिटायर हो गए थे 31 अगस्त 2003 में। इनकी टोटल क्वालिफाइंग सर्विस थी 22 साल और 4 दिन। और एसीपी का जो रूल है वो है 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के जो बीच में आए हैं उनको एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम का फायदा मिलेगा। इनको अभी पेंशन मिल रही है 21,244 मिल रही है नायक की पेंशन। और एसीपी के रूल के तहत इनको मिलेगी पेंशन एसीपी हवलदार की, क्योंकि एसीपी का रूल है दो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, या तो नायक का और दूसरा हवलदार का। अगर इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल से ऊपर होती तो दोस्तों इनको फिर पेंशन मिलती नायक की। अगर इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल से ऊपर है तो इनको मिलेगी फिर एसीपी हवलदार की पेंशन। क्योंकि दोस्तों इनकी टोटल क्वालिफाइंग सर्विस ही 22 साल है, जैसा कि इन्होंने मैसेज में भी बताया, तो इसके हिसाब से इनको पेंशन मिल रही है सिर्फ नायक की, और बल्कि मिलनी चाहिए थी एसीपी के रूल के अनुसार एक हवलदार की। हालांकि दोस्तों मैंने इनको गाइड कर दिया है, मैंने नीचे लिख भी दिया है कि आप एक बार कंप्लेन करिए सीपी ग्राम में, फिर दोस्तों आपका केस टैकल होगा आगे, फिर इनको एसीपी हवलदार की पेंशन मिलेगी। हालांकि जो रिकॉर्ड है वो फिर से सेंशन ले सकता है आर्मी हेडक्वार्टर की, क्योंकि दोस्तों इनका जो केस है वो टाइम बार्ड हो गया है, काफी पुराना समय हो गया है, इस वजह से रिकॉर्ड परमिशन मांगेगा आर्मी हेडक्वार्टर की। इनका केस आगे वो फॉरवर्ड करेगा पीआर को भेजने से पहले। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन इनका केस सेटलमेंट होगा, इनको एसीपी हवलदार की पेंशन मिलेगी। अगर आपको भी कोई दिक्कत है एमएससीपी से जुड़ी, एसीपी से जुड़ी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इनकी पेंशन हो जाएगी 22,144, 22 साल की सर्विस में। इनको एसीपी का फायदा मिलेगा, एमएससीपी इनको नहीं मिलेगी, एसीपी इनको मिलेगी। इनको फिर हवलदार की मिलेगी पेंशन। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक प्रोजेक्ट नमन की घोषणा हुई है। एक प्रोजेक्ट है जो काफी हेल्पफुल होगा आगे स्पर्श के पेंशनर के लिए। भारतीय सेना ने शुरू किया प्रोजेक्ट नमन। देश भर में बनाए जाएंगे 200 कॉमन सर्विस सेंटर जो डायरेक्टली स्पर्श के पेंशनर की हेल्प करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ एक समझौता हुआ है एक प्रोजेक्ट पे, और दोस्तों इस प्रोजेक्ट का नाम है नमन। भारतीय सेना का प्रोजेक्ट नमन डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन्स और उनके परिवारों की मदद के लिए डिजाइन किया गया है। एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया है कि अगर स्पर्श के पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को अगर कोई दिक्कत आती है स्पर्श से जुड़ी, इवन जो डिफेंस सिविलियन है उनको भी कोई दिक्कत आती है, तो इस प्रोजेक्ट के तहत उनकी समस्या सुनी जाएगी, उनकी समस्या हल करी जाएगी अगर कोई दिक्कत आती है स्पर्श से जुड़ी। प्रोजेक्ट नमन स्पर्श डिजिटल पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, यानी स्पर्श के रूप में ही ये काम करेगा। जो प्रॉब्लम्स है पेंशनर की, उनकी समस्याओं को दूर करेगा, जो डिफेंस पेंशनर के लिए पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम बनाती हैं, यानी एक इजी प्लेटफॉर्म बनाएगी। अगर स्पर्श में कोई दिक्कत आती है तो किस तरीके से आपको सही तरीके से काम करना है, कोई दिक्कत आ रही है, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका ये निपटारा करेगी। इस तरीके का दोस्तों ये प्रोजेक्ट डिजाइन करा गया है। तो एक नया प्रोजेक्ट है, देखते हैं दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तहत क्या फायदा मिलता है स्पर्श के पेंशनर को और उनके फैमिली पेंशनर को। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों एक मैसेज शेयर हुआ है, और ये मैसेज मेरे पास शेयर किया है पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जिला जालौन की तरफ से। काफी ये महत्वपूर्ण है आपके लिए अगर आप पूर्व सैनिक हैं। एक बार समझ लेते हैं क्या लिखा है। किसी भी पूर्व सैनिक की बेटी अगर दुर्भाग्यवश विधवा हो गई या फिर तलाकशुदा है और पूर्व सैनिक पर डिपेंड है, यानी अगर पूर्व सैनिक की बेटी अगर वो विधवा हो गई है
या फिर उसका डिवोर्स हो गया और वो पूर्व सैनिक पर डिपेंड है। तो पूर्व सैनिक और उसकी पत्नी के स्वर्गवास के बाद, यानी फिर पूर्व सैनिक की मृत्यु हो गई और फिर पत्नी की भी मृत्यु हो गई, फिर क्या लिखा है, उस बेटी की भी पेंशन बनती है। यानी माता पिता के एक्सपायर के बाद, यानी जब माता पिता की डेथ हो गई तो उनके बच्चे ही एलिजिबल होते हैं। तो इसके ऊपर इन्होंने एक छोटा सा मैसेज शेयर किया है, वो मैं आपको आगे समझा रहा हूं। तो उसका ईसीएचएस कार्ड भी बनता है और कैंटीन कार्ड भी बनता है। यानी माता पिता की मृत्यु हो गई है, पूर्व सैनिक की मृत्यु हो गई है, उनकी वाइफ की भी मृत्यु हो गई है, तो फिर जो बेटी है, चाहे वो डिवोर्सी हो चाहे फिर वो विडो हो, तो उनका भी कार्ड बनता है, चाहे वो ईसीएचएस का कार्ड हो या फिर वो कैंटीन कार्ड हो। किसी पूर्व सैनिक का बेटा अगर विकलांग है तो उसकी भी पेंशन बनती है, अगर डिसेबल्ड है तो उसकी भी फैमिली पेंशन बनेगी, चाहे वो बेटी हो चाहे फिर वो बेटा हो। सभी बच्चों के नाम डिस्चार्ज बुक में होने चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, जितने भी बच्चे हैं पूर्व सैनिक के, उनके नाम डिस्चार्ज बुक में होनी चाहिए। अगर बच्चों को कोई सुविधा चाहिए अपने माता पिता की, सभी बच्चों का पार्ट 2 ऑर्डर होना चाहिए। कई पूर्व सैनिकों के बच्चे रिटायरमेंट के बाद पैदा हुए हैं, उनका भी पार्ट 2 ऑर्डर होना चाहिए। जिन्होंने अपने बच्चों का पार्ट 2 ऑर्डर नहीं करवाया, कृपया वह जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से संपर्क करके बच्चों का पार्ट 2 ऑर्डर करवाएं। कई बार दोस्तों क्या होता है कि पूर्व सैनिक रिटायर हो जाते हैं और तब बच्चे पैदा होते हैं, तो कई बच्चों के नाम ही ऐड नहीं होते, उनके पार्ट 2 ऑर्डर ही जनरेट नहीं होते। तो ऐसी कंडीशन में पार्ट 2 ऑर्डर जरूर करवाएं। आप मरने से पहले बच्चों के पार्ट 2 ऑर्डर करवा के रख लीजिए। उनके डॉक्यूमेंट में नेम जरूर मेंशन हो, ताकि आपकी मृत्यु के बाद बच्चों को सुविधाएं मिल सके, चाहे वो मेडिकल की सुविधाएं हो, चाहे वो कैंटीन की सुविधाएं हो, चाहे फिर वो पेंशन की सुविधाएं हो। तो इसके लिए आप सैनिक कल्याण कार्यालय से कांटेक्ट कर सकते हैं। भविष्य में ना जाने कौन सी योजना निकलने लगे जिससे उन्हें उसका हक मिल सके। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर जाने के बाद बच्चे आपको कुछ भला बुरा बोले कि हमारे माता पिता थे, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, हमारा नेम ऐड नहीं किया, हमें ये नहीं दिया। मतलब बच्चे परेशान ना हो। कहने का मतलब ये है कि आपके मरने के बाद बच्चों को फिर सहूलियत मिल पाए, कुछ हेल्प हो जाए बच्चों की। तभी दोस्तों इन्होंने ऐसा लिखा है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों के नाम ऐड करने हैं, कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ सकते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा नोशनल इंक्रीमेंट पे। डिपार्टमेंट ने पेंशनर के लिए नोशनल इंक्रीमेंट देने का आदेश जारी किया है, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया है। इसका कारण है कि भारत सरकार या डीओपीटी की तरफ से अब तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं आया है। दोस्तों आपने देखा होगा कई डिपार्टमेंट नोशनल इंक्रीमेंट दे रहे हैं, अपने बेस पर ही वो दे रहे हैं, अपने ऑर्डर निकाल के। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि हमारे डिपार्टमेंट ने भी नोशनल इंक्रीमेंट पे एक ऑर्डर निकाला है, लेकिन हम फिलहाल वो नहीं मान रहे हैं क्योंकि अभी डीओपीटी ने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला है। फिर भी दोस्तों इसमें बताया कि अभी डीओपीटी की तरफ से कोई फाइनल आदेश नहीं आया है। हालांकि अगर आपने कोर्ट में केस किया है और आपके पक्ष में फैसला आ गया तो आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। फिर आपको नोशनल इंक्रीमेंट पक्का मिलेगा अगर आप कोर्ट केस करते हैं। हालांकि अभी कोई डिपार्टमेंट ऐसे ही पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दे रहा, उसके लिए कोर्ट केस करना जरूरी हो गया पेंशनर के लिए, जब तक कि भारत सरकार अपना कोई अलग से ऑर्डर नहीं निकालती, जब तक कि भारत सरकार जनरल ऑर्डर नहीं निकालती सभी पेंशनर के लिए। तो दोस्तों ये थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है पेंशनर के लिए, यही इसमें बताया। फिर दोस्तों ऐसी कम्यूटेशन पर लिखा है, कम्यूटेशन पीरियड को 15 साल से घटाकर 11 से 12 साल करने का प्रस्ताव डीओपीपीडब्ल्यू के पास लंबित है। जैसा मैंने आपको बताया, ये मामला अभी डीओपीपीडब्ल्यू के पास पड़ा हुआ है, लंबित है, पेंडिंग में है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन रिकवरी जल्दी से जल्दी बंद हो जाए तो आप कोर्ट केस कर सकते हैं। कोर्ट की सुनवाई के दौरान आपको इसका लाभ मिल सकता है, अन्यथा आपको डीओपीपीडब्ल्यू के फाइनल ऑर्डर का इंतजार करना होगा। दोस्तों जो भी मैं वीडियोस में पहले जानकारी देता हूं वही जानकारी कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में भी छाप देते हैं। जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की खबर हो चाहे किसी वो अखबार की खबर हो, ये सारी जानकारी मैंने बहुत पहले ही वीडियो में दी है। यही जानकारी अब मीडिया में भी आने लगी है। तो दोस्तों अगर आपको कम्यूटेशन की रिकवरी बंद करानी है तो आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा। कोर्ट केस करिए तब आपकी रिकवरी बंद हो जाएगी, यानी आप फर्दर स्टे ले सकते हैं पहली सुनवाई में ही। अगर आप फीस नहीं दे सकते या फिर कोर्ट केस नहीं कर सकते या फिर वकीलों के पास नहीं जाते तो फिर आप भारत सरकार के ऑर्डर का वेट करिए। और भारत सरकार का ऑर्डर जहां फंसा हुआ है वो डिपार्टमेंट है डीओपीपीडब्ल्यू,
डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर। अब पता नहीं है कब ऑर्डर निकालेगी, इसका मुझे भी पता नहीं। अगर आपको जल्दी है तो फिर आप कोर्ट केस कर सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं, अपनी रिकवरी बंद करा सकते हैं, कहने का मतलब ये है। फिर दोस्तों 15 लाख की सहायता राशि, फिलहाल 15 लाख की सहायता राशि का मामला DSW के पास लंबित है। यह भी मैंने आपको पहले बताया, यह मामला DESW के पास लंबित है, 15 लाख रुपए देने का मामला। हालांकि यह खबर कोई झूठी खबर नहीं है, मैंने आपको बहुत पहले बताया, लेकिन इस राशि को निकालने के लिए यहां पे भारत सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपके नाम सजेस्ट करने पड़ेंगे और कुछ उसमें कंडीशन भी है, जैसे कि आपको पेंशन नहीं मिल रही तब आपको दिए जा सकते हैं 15 लाख रुपए। मतलब बहुत सी कंडीशन भारत सरकार ने अप्लाई करी है, लेकिन फिर भी आपसे डाटा लिया जा रहा है। तो ये जो मामला पड़ा है ये DESW डिपार्टमेंट के पास पड़ा है। सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों का डाटा मांगा जा रहा है। अगर आपसे जानकारी मांगी जाती है तो कृपया उसे उपलब्ध कराएं ताकि आगे की प्रक्रिया हो सके और आपको इस योजना का लाभ मिल सके। डाटा देने में कोई दिक्कत नहीं है, डाटा भेज दीजिए अगर मंगाया जा रहा है, पूछा जा रहा है। बाकी देखेंगे कि आगे फिर DSW डिपार्टमेंट क्या करता है, किन के नामों की वो सूची बनाता है, किन के नामों की वो लिस्ट बनाता है जिनको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। डेटा देने में कुछ नहीं है, अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मैं भी अपनी इंफॉर्मेशन दे देता, अगर मैं भी आपकी जगह होता। हालांकि मैं पूर्व सैनिक नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप डाटा भेज दीजिए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों एक जानकारी है, ये है इंदौर की और भोपाल की, जिसमें कि स्टेट के पेंशनर के लिए महंगाई भत्ता 50% लागू हुआ ही नहीं। केंद्र सरकार ने अपने पेंशनर के लिए तो लागू कर दिया, हालांकि दोस्तों वो ऑर्डर केंद्र सरकार के पेंशनर के लिए था, लेकिन इसके बाद स्टेट जो है वो भी अपने ऑर्डर निकालता है DADR पे। सबसे पहले दोस्तों केंद्र सरकार निकालती है ऑर्डर, उसके बाद फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो निकालती है DADR पे ऑर्डर अपने पेंशनर के लिए, जो स्टेट के पेंशनर्स हो गए। लेकिन दोस्तों कई जगह क्या होता है कि पुराने DA रेट के हिसाब से ही कई पेंशनर्स को उनकी पेंशन मिलती है, सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी मिलती है। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, इंदौर की ये खबर है, भोपाल भी, इसमें अभी तक 46% के हिसाब से ही DADR दिया जा रहा है स्टेट के पेंशनर को या फिर स्टेट के सरकारी कर्मचारियों को। 50% DADR अभी वहां पे लागू करा ही नहीं। तो दोस्तों काफी परेशान होकर पेंशनर्स, सरकारी कर्मचारी ये न्यूज यहां पे दे रहे हैं, मतलब गुहार लगा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से कि हमारा भी DADR 50% करा जाए। अब तो 53% होने वाला है और इनको दिया जा रहा है 46%, बहुत पुराना। ऐसा कई स्टेट में होता है, बहुत से स्टेट हैं जिसमें पुराना DADR ही देते रहते हैं, वो नया लागू ही नहीं करते। तो कई पेंशनर, सरकारी कर्मचारी हमें कमेंट करते हैं कि सर हमारी सरकार तो हमें पुराना ही DADR दे रही है, 46% दे रही है, अभी 50% कर नहीं। वो हमसे पूछ रहे हैं कि कब तक हमें 50% मिल जाएगा। अब दोस्तों हम भी क्या बताएं, स्टेट भी अपनी तरफ से वो ऑर्डर जारी करेगी, लेकिन काफी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो पीछे रहती है इन मामलों में। DADR के मामले में केंद्र सरकार तो ऑर्डर निकाल देती है, लेकिन ऑर्डर निकालने के बाद भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काफी टाइम लगाती है DADR के ऑर्डर निकालने में। तो दोस्तों ये इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जल्दी से जल्दी नए DADR को लागू करे 50% के हिसाब से, और 50 तो जनवरी 2024 से मिलना था, लेकिन अभी तक इनको नहीं मिल पाया। तो दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पीछे चलती है, बहुत पीछे चलती है DADR के मामले में। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है स्टेट के पेंशनर के लिए या फिर जो स्टेट के सरकारी कर्मचारी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझी होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।